से हार्ट रेट को कब डिटेक्ट करते हैं? 10 से 12 वीक। स्टेथोस्कोप से कब डिटेक्ट करते हैं? 18 से 20 वीक। एक बात कहूं बच्चों, एक क्वेश्चन और बनेगा और आजकल वो ट्रेंडिंग एमसीक्यू है। The fetal cardiac movement can be seen as early at 5 week in ultrasound. 5 वीक में बच्चा तो ठीक से नहीं बनता है, तो बच्चे का वो जो क्या बोलते हैं वेव्स होती है ना वो अल्ट्रासाउंड में, ऐसे आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड करते समय 5 वीक जो है 5 वीक में हम बच्चे के कार्डियक मूवमेंट को देखते हैं। इस तरीके से कार्डियक मूवमेंट जो दिखते हैं वो बच्चों हम लोग 5 वीक में देख लेते हैं, 5 वीक में देख लेते हैं। क्वेश्चन को याद रखना, और ये तो मुझे लग रहा है नॉर्सेट के पेपर वालों ने लिख भी दिया अंदर 5 वीक, 5 ऑप्शन नहीं तो 6 डालने का, यानी का फीटल कार्डियक मूवमेंट कैन बी सीन as early as at a 5 week in ultrasound। मतलब हमें अल्ट्रासाउंड जो है, अल्ट्रासाउंड में बच्चे के कार्डियक मूवमेंट जो है ये 5 वीक में दिखने लग जाते हैं। 10 से 12 वीक में हमारे पास डॉपलर आ गए तो हम ढूंढ लेंगे, और यदि हमारा प्रेगनेंसी का पीरियड 18 से 20 वीक का हो गया तो मेरे बच्चों हमारे पास स्टेथोस्कोप होगा, हम स्टेथोस्कोप से पता लगा सकते हैं। दैट्स क्लियर एवरीवन, दैट्स क्लियर मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ ले चलता बच्चों। अब नए पैटर्न के एमसीक्यू कैसे पूछ सकता है एम्स, ये भी मैंने आपके लिए तैयार कर लिया है। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आपसे एम्स पूछेगा, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एम्स। मैंने लिखा है मैच द फॉलोइंग। देखिए, एडवर्ड्स जेनर, रेबीज एंड एंथ्रेक्स, लुइस पास्चर, स्मॉल पॉक्स, अल्बर्ट कैलमिटे एंड कैमिले ग्यूरिन, पोलियोमाइलाइटिस, देन पैरी लैपिन, ट्यूबरक्लोसिस। अब आपको मैच करना है, एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने एक नया पैटर्न जो एम्स पूछने वाला है वो पैटर्न आपके सामने पुट किया। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आप मुझे बताएं, मैच करिएगा। मैंने कहा था, आज मैंने आपको शुरू में कहा था, पेन लेके बैठना है, नोटबुक लेके बैठना है। हम नॉर्सेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब आप फटाफट ऑप्शन बनाइएगा, आंसर बनाइएगा, आंसर बनाइएगा मेरे बच्चों। सही क्या होगा, सही क्या होगा? क्विक आंसर पुट करिएगा, पुट इट द राइट आंसर। क्विक आंसर पुट करिएगा विच इज द करेक्ट वन। आपको मैच करना है, आपको मैच करना है। कौन सा? अब ऑप्शन दे देता हूं बच्चों में, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और बच्चों डी भी दिया है। अब आप मुझे सही आंसर बता दीजिएगा, इन्हीं में से सही आंसर बता दीजिएगा। मैंने पहले ही कहा था आज के इस मैराथन क्लासेस में हर तरीके के क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट को आपके सामने पुट करूंगा और आपके नॉलेज को और फिल्टर करने की कोशिश करूंगा। 4 ऑप्शन है, सही आंसर बताइएगा। बिल्कुल दीपिका बालत, शुक्रिया, थैंक यू दीपिका। बच्चों फटाफट आंसर पुट करेगा, कौन सा करेक्ट है? एबीसीडी में से पुट करेगा। बच्चे ए लिख रहे हैं, एब्सोल्युटली ए में लिखा है कि ए के सामने एडवर्ड्स जो जेनर है ये स्मॉल पॉक्स के पापा है, और वैक्सीनेशन में भी सबसे पहले इसी ने रायता मतलब फाइंड आउट किया था बच्चों। बी के आगे लिखा आपने फर्स्ट लुइस पास्चर है जिसने रेबीज और एंथ्रेक्स का पता लगाया। एल्बर्ट कैलमिटेन जो सी है ये बीसीजी जो वैक्सीन है, बैसिले कैलमिटे ग्यूरिन, इसका पता लगाने में मदद किया। और अब बच्चा कौन सा? डी, जिसने पोलियोमाइलाइटिस का पता लगाया। मतलब आप तो यहां पर भी फिट हो, आपके सामने कैसे भी क्वेश्चन क्यों नहीं आ जाए, आपने यहां पर भी बहुत आंसर। अब तो नॉर्सेट को पकड़ के ले आएंगे बच्चों। आप इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर दिया, सुपर पार्टिसिपेशन फ्रॉम माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। नेक्स्ट कैरी कर रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ ले चलता हूं। अज्यूमिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ, ये अगेन नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, और आसान एमसीक्यू नहीं है। क्या लिखा मैंने? Assuming the menstrual cycle length, menstrual cycle length जो है वो 32 डेज का है। menstrual cycle length जो है वो 32 डेज का है। Assuming the menstrual cycle length 32 days, LMP last menstruation period as June 10, June 10, which of the following due date या expected date of delivery?
क्या होगा ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगा। देखिए या एडिशनल मैंने कुछ ऐड किया है, समझने की कोशिश करना, गलत मत करना बच्चों। मैं लिखा अज्यूमिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ एज 32 डेज, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एज जून 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। मतलब ये साइकिल बढ़ा कर दिया। शुक्रिया उस्मान, उस्मान शुक्रिया मेरा बच्चा। ऑप्शन आपके सामने ए लिखा हुआ है, मार्च 12, मार्च 17, मार्च 21 और मार्च 27। अब आप आंसर पुट करिएगा, आप आंसर पुट करिएगा। जिन्होंने इस क्वेश्चन को समझ लिया उसका सही आंसर मिलेगा, उसका सही। मैंने यहां क्या किया है, साइकिल की लेंथ जो है 4 डे प्लस कर दी है बच्चे, 4 डे प्लस कर दी है। अब आपको थोड़ा सा एमसीक्यू को समझना पड़ेगा। मैंने 4 दिन जो है प्लस किया। सिंपल तो पता ही होगा, 9 मंथ 7 डेज तो आप जोड़ोगे भाई। लास्ट डे, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड में 9 मंथ हम जोड़ते हैं, प्लस 7 डे हम जोड़ते हैं, यहां प्लस 4 डे और जोड़ लेना, आपका सही आंसर आ जाएगा, आपका सही आंसर आ जाएगा। अब आपके पास क्या आंसर है, अब आपने क्या आंसर लिखा है, अपने सी लिखा है, डी लिखा है। 21 मार्च वाले जिन्होंने, जितने भी बच्चे हैं, सुपर, यही हुई ना बात। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा था, ये मैंने पहले ही कहा था, मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर की, मैंने आपको इजी क्वेश्चन नहीं डालूंगा, मैं क्वेश्चन वही पूछूंगा जो आप चाहते हो, बट उसका थोड़ा ट्रिकीनेस आपको समझ होगा। मैंने यहाँ साइकिल की लेंथ जो है 32 डेज कर दिया। नॉर्मली हम साइकिल की लेंथ कितनी पढ़ते हैं, 28 डेज पढ़ते हैं, तो आपको 4 डेज प्लस करना था। 9 मंथ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे में प्लस 7 दिन को जोड़ना, प्लस 4 दिन को जोड़ते हैं, तो आपके सामने 21 मार्च आ रहा था, और ये आपका सही आंसर है, ये आपका राइट आंसर है। ओके फाइन, शुक्रिया चंदन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आफ्टर असेसिंग द क्लाइंट नर्स फॉर्मुलेट द फॉलोइंग डायग्नोसिस, प्लेस देम इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। याद होगा मैंने शुरू में कहा था प्रायोरिटी के क्वेश्चन पूछूंगा। आफ्टर असेसिंग द क्लाइंट नर्स फॉर्मुलेट द फॉलोइंग द डायग्नोसिस, प्लेस द ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासिफाई एज लिस्ट फर्स्ट। मतलब क्वेश्चन कहता है कि आपके सामने डायग्नोसिस का एक लिस्ट दे रहा, आपके सामने डायग्नोसिस का एक लिस्ट दे रहा हूं, और डायग्नोसिस की उस लिस्ट में आपको प्रायोरिटी सेट करना है कि सबसे पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, और उसके बाद कौन सा है। इस तरीके से आपको सेट करना होगा मेरे बच्चों। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, असेसिंग द क्लाइंट नर्स फॉर्मुलेट द फॉलोइंग डायग्नोसिस, प्लेस देम इन ऑर्डर। सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है, सेकंड नंबर कौन सा है, थर्ड नंबर कौन सा, इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। मैंने ऑप्शन लिखा है कॉन्स्टिपेशन, मैंने ऑप्शन लिखा हुआ है एंटीसिपेट ग्रेविंग, मैंने ऑप्शन लिखा हुआ है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, और मैंने ऑप्शन लिखा हुआ है इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन। अब आपको ऑर्डर में सेट करना है, ऑर्डर में सेट करना है कि सबसे पहले कौन सा है, 2 नंबर पे कौन सा है, 3 नंबर पे कौन सा है, 4 नंबर पे कौन सा है, सबसे पहली प्रायोरिटी किस डायग्नोसिस को देना है। अब आपका नॉलेज यह काम आएगा, अब आपका नॉलेज बिल्कुल लास्ट डे, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड के फर्स्ट डे से काउंट करते, बिल्कुल सही, सही आंसर पुट करने की कोशिश करना। अंकिता उंगली पकड़ाई बेटा, हाथ मत मिलाओ, अभी तो ये फर्स्ट टाइगर क्लास है, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, इतना आप भरोसा रखिएगा। आप ऐसे ऑर्डर देने की कोशिश ना करो, मैं कह रहा हूं आपको कुछ भी नहीं छोड़ने वाला बेटा। 4 ऑप्शन है, क्विक आंसर। आफ्टर असेसिंग द क्लाइंट नर्स फॉर्मुलेट द फॉलोइंग डायग्नोसिस, प्लेस देम इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ऑप्शन दे देता हूं मैं, देखिएगा, अब देखिएगा, अब सही कौन सा होगा ये आप मुझे बताओगे, सही कौन सा होगा ये आप मुझे बताओगे मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। और जितने भी बच्चे क्लास को वॉच करें, जो फर्स्ट टाइम चैनल पे पहुंचे, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जेएनसी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता है। आप सी डी ए बी लिख रहे हो, मतलब आपके अकॉर्डिंग ए राइट आंसर है, ए राइट आंसर, बिल्कुल सही। अब एक और शानदार नॉर्सेट का फेवरेट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, एक फोटो दिखाऊंगा, नॉर्सेट का फेवरेट एमसीक्यू में से वो एक एमसीक्यू है, और फोटो के बाद में माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स आपके सामने, बिल्कुल इस फोटो को देखिएगा, इस इमेज को देखिएगा, ये सर्जरी के बाद की इमेज है, और मैंने कहा है कि ये एब्डोमेन का फोटो है बच्चों, ये एब्डोमेन का फोटो है। आप आइडिया लगाइएगा, मुझे बताइए, है ये नॉर्सेट का एमसीक्यू, है आपका ये नॉर्सेट 2022 का एमसीक्यू। अब आप मुझे बताइए कि इस फोटो को देख करके एक्चुअली व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन, क्या नाम है इस कॉम्प्लिकेशन का,
क्या नाम इस कॉम्प्लिकेशन का आपको बताना होगा। फाइंड आउट इट मैंने लिखा है, फाइंड आउट इट लिखा है। इस कॉम्प्लिकेशन का नाम मुझे बताइएगा। फटाफट आंसर किया, डेशंस लिख रहे हैं बच्चे, बिल्कुल डेशंस, एब्सोल्युटली राइट आंसर, डेशंस। और एक बताऊंगा एविसरेशन, सेपरेशन ऑफ द वुंड एज एट द सूचर लाइन यूजुअली अकर 6 to 8 डे आफ्टर सर्जरी। मतलब क्या हुआ, ये आपको सूचरिंग हुआ, ये आपको सूचरिंग हुआ, सूचरिंग होने के 6 to 8 डेज के बाद में ये जो है इस तरीके से सूचर जो है वो सेपरेट हो रहा है। सूचर जो है वो एज जो है, ये सूचर का जो एज है ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया। दैट कंडीशन डेशंस, डेशंस का मतलब डिवाइड होना, सेपरेट होना, डेशंस कहलाता। मेरी बात को ध्यान से सुनना, दोनों टर्म्स को यही याद करना है। जैसे आपको इंसिजन पुट किया, सूजर सर्जरी के बाद में सूचरिंग किया, अब जैसे जैसे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाया और कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो सूचर अपनी जगह से सेपरेट हो रहा है, सेपरेट हो रहा मतलब डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड हो रहा मतलब डेशंस कहलाता है। कब होता है, सर्जरी का 6 to 8 डेज के बाद में। और इसी से रिगार्डिंग एक और टर्म्स जहां में लिखा है एविसरेशन, ई से याद रखना एक्सिट, ई से याद रखना एग्जिट। एग्जिट का मतलब यहां पर सूचर का क्या हुआ, सेपरेशन हुआ। अगली बार सूचर जो है खुल जाएगा और इंटरनल जो ऑर्गन है, इंटरनल जो ऑर्गन है वो एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट का मतलब बाहर हो जाएगा। मतलब एविसरेशन का मीनिंग क्या कहता है, एविसरेशन का मीनिंग क्या कहता है, प्रोट्रूशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन थ्रू द इंसिजन, इंसिजन के द्वारा अंदर का ऑर्गन जो है वो प्रोट्रूड हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और ये भी 6 to 8 डेज के बाद होने वाला कॉम्प्लिकेशन है बच्चों। अभी तो और क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, अभी और क्वेश्चन बनेंगे कि इनमें से एविसरेशन जो है वो इमरजेंसी कंडीशन है। मतलब भाई सूचर का सेपरेट होना चला लेंगे, अंदर का ऑर्गन बाहर आ गया तो तुरंत हॉस्पिटल आना होगा, अंदर का ऑर्गन जब बाहर आ जाएगा तो तुरंत हॉस्पिटल लेके आना होगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। याद रखना, प्रोवाइड लो फाउलर पोजीशन, ताकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कम होगा तो बाहर का ऑर्गन वापस अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो पेशेंट को पूछेंगे कौन सी पोजीशन दोगे, तो लो फाउलर। कोई पूछेगा कि जो एक्सिट, जो ऑर्गन बाहर आया है उसको किससे क्लीन करोगे, नॉर्मल सलाइन से। किससे क्लीन करोगे, नॉर्मल सलाइन। मतलब आपको पता है बेसिले कैलमिटेट यूरिन, बीसीजी वैक्सीन को हमें डाइल्यूट करना होता है, बीसीजी वैक्सीन को हमें डाइल्यूट करना होता है, हम नॉर्मल सलाइन को यूज करते हैं। हमें यदि डायलिसिस में हमें हीमोडायलिसिस का पेशेंट है तो हीमोडायलिसिस करते समय हम किसका यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन का और हिपेरिन का यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन और हिपेरिन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कवर किससे करोगे वुंड को, तो आपको आंसर लिखना नॉर्मल सलाइन से कवर करेंगे। अब दोनों का सेपरेशन देखिएगा, इस इमेज को देखिएगा, डेशंस भी दिख रहा है, डेशंस का मतलब था सूचर का सेपरेट होना। एविसरेशन दिख रहा है जिसमें इंटेस्टाइन बाहर दिख रहा है। इमेज को देख करके परमानेंट खोपड़ी में फिट कर लीजिएगा। मैंने लिखा है डेशंस में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सूचर जो है डिवाइड हो रहा है, सूचर टूट रहे हैं, धागे टूट रहे हैं, धागे टूट रहे, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और धागे जब टूट रहे हैं तो अंदर का ऑर्गन बाहर आने की कोशिश कर रहा है, इंटरनल ऑर्गन कम आउटसाइड, दैट इज एविसरेशन। डेशंस का मतलब सेपरेशन, डेशंस का मतलब सेपरेशन। अब कभी मत भूलना 6 to 8 डे सर्जरी के बाद ही होता है, ओबेसिटी वालों को ज्यादा होता है, आपको लो फाउलर पोजीशन देना है, बाहर यदि जो निकल जाता है उसको हमें नॉर्मल लाइन से क्लीन करना है। और एविसरेशन इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन है, दैट इज द मोस्ट गॉड स्पीक। बिल्कुल अब समझ में आ रहा है, बाहर आ जाना, हाँ ऑर्गन का बाहर आ जाना। ओके फाइन, एवी, ई से एग्जिट याद रखो ना लाला, ई से एग्जिट याद रखो ना बाबू। ओके नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मजेदार एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर व्हेन केयरिंग फॉर द प्राइमी ग्रेविडा। बच्चों ऐसा हो सकता है कि हिपेरिन और वारफरिन के बिना कोई पेपर आ जाए, तो क्वेश्चन को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर when carrying the primary gravida client 12-week gestation who has class 2 cardiac disease due to the mitral valve stenosis। इन्होंने सीधा यही पूछा है
कि कौन सा एंटीकोगुलेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देना चाहिए। मतलब सीधा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, which of the following anticoagulant would the nurse expect to administer when caring for a primigravida client at 12 week of gestation who has class 2 cardiac disease, we can say mitral stenosis। क्या हिपरिन देंगे, क्या वारफरिन देंगे, क्या मेरे बच्चों एनेक्साप्रिन देंगे, क्या एर्डिपैरिड नॉर्निफ्लॉक्स देंगे बच्चों। बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट बच्चों ने जो है यहाँ पर तो सही आंसर वैसे आने की मुझे पूरी उम्मीद थी कि गलती नहीं करोगे। मैंने आपसे सीधा नहीं पूछा, मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू पूछा, तो आप ज्यादा अच्छा से आंसर दे सकते हो। देखिए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, हिपरिन जो है मैंने लिखा है सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर आएगा एबीजी एनालिसिस में कौन सा एंटीकोगुलेंट हम यूज करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं हिपेरिनाइज्ड सिरिंज हम यूज करते हैं। हिपेरिनाइज्ड सिरिंज है हम यूज करते हैं। हिपरिन जो है नेचुरल एंटीकोगुलेंट है मेरे बदमाश बच्चों, नेचुरल एंटीकोगुलेंट कोई शक नहीं है। हिपरिन को हम आईवी दे सकते हैं, एनोक्साप्रिन को हम सबक्यूटेनियस देते हैं, और वारफरिन भी यूज करते हैं। एक तो ये पिक्चर क्लियर करिएगा। दूसरा, हिपरिन किसी पेशेंट को हम दे रहे हैं तो APTT करते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम करते हैं टू फाइंड आउट इफेक्टिवनेस ऑफ द हिपरिन। और इधर हम क्या करते हैं बच्चों, INR करते हैं, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, टू फाइंड आउट इफेक्टिवनेस ऑफ द वारफरिन के इफेक्टिवनेस का पता लगाना है तो INR करते हैं, हिपरिन के इफेक्टिवनेस का पता लगाते हैं तो APTT करते हैं। दूसरा, वारफरिन का इफेक्ट जो है वो 48 आवर्स तक रहता है, हिपरिन का जो इफेक्ट है वो 6 आवर तक रहता है। 6 घंटे तक आपका हिपरिन काम करता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, और 48 आवर्स तक कौन काम करता है, वारफरिन काम करता है। दूसरा, इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि एंटीडोट कौन है हिपरिन और एनोक्साप्रिन का, तो आपको लिखना 1% प्रोटामिन सल्फेट वर्क एज एंटीकोगुलेंट ऑफ द हिपरिन, वर्क एंड एंटीकोगुलेंट ऑफ द एनोक्साप्रिन। दूसरा बच्चों, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वारफरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों है, कि वारफरिन आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी पेशेंट को देते हैं, तो देखिए कोनार्डी हुनरमैन सिंड्रोम या फीटल वारफरिन सिंड्रोम हो सकता है। कहते हैं कि भाई वारफरिन क्यों नहीं दे रहे हो, कहते हैं ना बच्चों वारफरिन क्यों नहीं दे रहे हो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो आपको लिखना वारफरिन यदि किसी पेशेंट को दिया तो बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, न मसल का न बोन का। उस डिसऑर्डर का नाम है कॉनरेडी हुनरमैन सिंड्रोम बोल सकते हैं, उस डिसऑर्डर का नाम है फीटल वारफरिन सिंड्रोम बोल सकते हैं। इसीलिए हमें वारफरिन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड करना है, वारफरिन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करना मेरे बच्चों, अवॉइड करना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? 1% प्रोटामिन यूज करते हैं बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस। देखिए एक एमसीक्यू ड्रग ऑफ चॉइस का आएगा, एक एमसीक्यू एंटीडोट का आएगा। तो आपको तो पता होना चाहिए ना बच्चों ड्रग ऑफ चॉइस में क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है स्टेटस एपिलेप्टिकस, मतलब क्या होता है, एपिलेप्सी जो है ना, एपिलेप्सी का मतलब होता है रिकरेंट अटैक ऑफ सीजर। रिकरेंट अटैक ऑफ सीजर को हम क्या कहते हैं, एपिलेप्सी कहते हैं। और एपिलेप्सी वाले पेशेंट में भी स्टेटस एपिलेप्टिकस जो है, एपिलेप्सी ड्रग से ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसको डाइजीपाम देंगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। इसके अलावा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेटिक शॉक आता है बच्चों एड्रीनलिन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। इसके अलावा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस पाइरिडोस्टिगमाइन। ये क्वेश्चन तो आएगा बच्चों, ये पूछा हुआ एमसीक्यू, शुक्रिया मानक। Then drug of choice for the typhoid fever, ceftriaxone. Drug of choice for the malaria during pregnancy, chloroquine. और मेरे बच्चों ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कॉलेरा, दैट इज अ टेट्रासाइक्लिन। और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ब्रेस्ट कार्सिनोमा, टोमॉक्सिफिन सिट्रेट। ये एग्जाम का एमसीक्यू बनेगा। ये ड्रग ऑफ चॉइस मैं इसलिए पुट कर रहा हूं कि एग्जाम के अंदर 1 से या 2 ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जिसमें आपको पर्टिकुलर डिजीज का नाम लिखा होगा और उसकी ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि
जेंथिनॉल जो है बर्गर डिजीज का ड्रग ऑफ चॉइस है, डिगॉक्सिन जो है हार्ट फेलियर का ड्रग ऑफ चॉइस है, दैट इज एस्प्रिन जो है एमआई का ड्रग ऑफ चॉइस है, इवन प्रेडनिसोलोन जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ड्रग ऑफ चॉइस है। ऐसे कई ड्रग ऑफ चॉइस हम लोग पढ़ते हैं, बट ये कुछ मैंने नाम यहाँ पर लिखे हैं, जिसमें लास्ट वाला बड़ा मजेदार है और हो सकता है कि नॉर्थ सेट के पेपर में पुट किया है। इसके अलावा भी लिखा मैंने एक्लेम्सिया का ड्रग ऑफ चॉइस बच्चों MgSO4, एक्लेम्सिया का पूछते हैं MgSO4 माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आ रहा समझ में? एक्लेम्सिया, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ये पूछा जा सकता है। शुक्रिया अबनिका, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है? इंटरवल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस इज कॉल्ड, एक CHN का MCQ, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों केस के बीच के इंटरवल का नाम पूछा है। इंटरवल का नाम पूछा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, इंटरवल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस इज कॉल्ड व्हाट वी कैन से। क्या जनरेशन टाइम बोलते हैं बच्चों? क्या मेरे बच्चों सीरियल इंटरवल बोलते हैं? क्या मेरे बच्चों इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं? और क्या लीड टाइम बोलते हैं? अब आप आंसर बताइएगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स कि प्राइमरी और सेकेंडरी केस के बीच के इंटरवल का नाम क्या है? शुक्रिया राहुल, थैंक यू शिल्पा वाटकर, थैंक यू एवरीवन। क्विक आंसर पुट करिएगा, और विच इज द करेक्ट वन? जनरेशन टाइम, सीरियल इंटरवल, इंक्यूबेशन पीरियड, लीड टाइम। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने प्राइमरी सेकेंडरी केस के बीच का इंटरवल पूछा है, और ऐसे इंडेक्स ऑप्शन का मेरे बच्चों, इंडेक्स का मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। आपको ऑप्शन पढ़ना मैंने कितनी बार सिखाया? नॉर्सेट के एग्जाम पेपर देने जा रहे हो आप, जब भी पेपर आपके सामने होगा, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर ऑप्शन पढ़ना है। आपके जहन में जो आ रहा हो वो वहां नहीं छापना है। फटाफट आंसर पुट करिएगा। सीरियल, बिल्कुल, ये प्राइमरी केस है, ये सेकेंडरी केस है, और मैंने दोनों के बीच का टाइम पूछा, दैट इज अ सीरियल। लिखिए, देखिए जनरेशन टाइम का मीनिंग समझ लीजिएगा। द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ इन्फेक्टर एंड इन्फेक्टी इज अ ट्रांसमिशन चेन। मतलब जनरेशन का मतलब जब इन्फेक्टी आकर के इन्फेक्शन कॉज करेगा और वो इस ट्रांसमिशन चेन तक पहुंचेगा, उसको हम लोग जनरेशन टाइम कहते हैं। बच्चों मैंने लिखा लेड या लीड टाइम, टाइम बिटवीन इनिशिएशन एंड कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। किसी भी डिजीज का प्रोडक्शन प्रोसेस या इनिशिएट होकर के कंप्लीट होने तक को लीड टाइम कहते हैं, बट ये सीरियल टाइम करेक्ट होगा। बच्चों एक और नॉर्सेट का MCQ दे देता आपको, नॉर्सेट का पसंदीदा MCQ। आर यू रेडी? तो नोट कर लीजिएगा, 500% नॉर्सेट 2022 का एक और MCQ आपके सामने। हियर यू कैन सी एवरीवन, आपको एक इमेज दिखाया मैंने, और आपको इस इमेज को फाइंड आउट करना कि क्या बोल सकते हैं। इस इमेज का नाम क्या है बच्चों, ये आपको बताना है। फटाफट इस ट्यूब को देखिएगा, सही आंसर पुट करने की कोशिश करना। क्या सही होगा? पुट इट एवरीवन, पुट इट फास्ट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। इमेज आपके सामने है, इस इमेज में एक ट्यूब मैंने पुट किया, आपको इस ट्यूब का नाम लिखना है। इस ट्यूब का नाम लिखना बच्चों, ये क्वेश्चन आएगा नॉर्सेट में। मैं यहाँ लिख रहा हूं नॉर्सेट, 2022 के दरवाजे पे खड़ा MCQ। सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब आप लिख रहे हो, क्या बात है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। राइस ट्यूब ऑप्शन दिया है, मिलर अबॉट दिया है, पॉलिस कैथीटर दिया है, सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब ऑप्शन दिया है। मैं यहाँ क्लियर कर देता हूं, ये हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में यूज करते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में यूज करते हैं। तो मिलर अबॉट तो बाहर हो गया, अब आपका सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब जो है ये राइट आंसर। देखिए सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब का फोटो आपने देखा, एक आपने मिनोस्टा सुना होगा, एक वर्ड बता देता हूं, मिनोस्टा ट्यूब सुना होगा, जो 4 वे होती है बच्चों। ये जो है ये 3 वे है, ये जो है 3 वे है। यदि यही सेंगस्टेकन ब्लैकमोर में 4 वे मिलेगा, मेरी बात को खोपड़ी में फिट करना, मिनोस्टा ट्यूब जो है उसमें 4 वे है, सेंगस्टेकन में 3 वे है, सेंगस्टेकन में 3 वे है। और मैं थोड़ा सा इसकी जानकारी आपको दे देता हूं, ये वो हिस्सा है जो आपके ऑलमोस्ट मैं बता दूं स्टोमक में पहुंचता है ना, दैट वी कैन से स्टोमक में पहुंचेगा, इसको हम एस्पिरेशन पोर्ट बोल सकते हैं।
ये है जो ब्लीडिंग को स्टॉप करेगा स्टोमक में, स्टोमक में। ये है ईसोफेगस। आपको पता है बच्चों, ईसोफेगस जो है उसमें ये आपको इन्फ्लेट करना है। यू नो ईसोफेजियल वेराइसस ड्यू टू द लिवर सिरोसिस। ईसोफेजियल वेराइसस में अपर जीआई ब्लीडिंग को ट्रीट करने में इस ट्यूब का बड़ा योगदान है, इस ट्यूब का बड़ा योगदान है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत कर ही लेता हूं आपसे, ताकि नॉर्सेट वालों को कोई एक्सक्यूज ना मिले, एक्सक्यूज ना मिले। मैंने लिखा है कि एक तो हम इसको नोज के थ्रू और माउथ के थ्रू इस ट्यूब को इंसर्ट कर सकते हैं, नाक के थ्रू डाल सकते हैं, माउथ के थ्रू डाल सकते हैं। दूसरा मैंने लिखा है कि अपर जीआई ब्लीडिंग, याद रखना मेरे बच्चों, ईसोफेजियल, ईसोफेजियल वेराइसस, वेराइसस। और ईसोफेजियल वेराइसस का कॉज होता है लिवर, लिवर सिरोसिस। और लिवर सिरोसिस कॉज करता है पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन। और ये नालायक पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ईसोफेगस की ब्लड वेसल्स डायलेट होता है, डायलेट होता है, टॉर्टस होता है, उसी को तो कहते हैं ईसोफेजियल वेराइसस। अब वेन रप्चर होगा तो ब्लीडिंग होगा, वेन रप्चर होगा तो ब्लीडिंग होगा, और ब्लीडिंग होगा तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो ट्रीटमेंट करेंगे ना, वो सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब को डालेंगे, एयर को इन्फ्लेट करेंगे, प्रेशर पुट करेंगे, ब्लड वेसल सप्रेस होगा और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। मैंने लिखा है यहाँ पर, पेशेंट को हम लोग अपराइट और फाउलर पोजीशन में पुट करेंगे ट्यूब को डालते समय। मैंने ये भी लिखा है, ब्लीडिंग नॉट स्टॉप इन्फ्लेशन ऑफ इसोफेजियल बलून इन्फ्लेटेड 25 to 45। यदि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा है तो प्रेशर बढ़ाना है। बट याद रखना, 6 घंटे से ज्यादा इन्फ्लेट नहीं करके रखना। थैंक यू एवरीवन। 6 घंटे से ज्यादा इन्फ्लेट करके नहीं रखना। 6 घंटे से ज्यादा आप इन्फ्लेट करके रखोगे तो इसीमिया नेक्रोसिस हो जाएगा, इसीमिया नेक्रोसिस हो जाएगा। इसीलिए आपको याद रखना, ईसोफेजियल बलून जो है वो 6 घंटे से ज्यादा नहीं रखना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। और मैंने ये भी लिखा है, एक्सरे विल यूज टू कंफर्म द प्लेसमेंट। ये जो एक्सरे है ना नालायक, एक्सरे राइस ट्यूब, एक्सरे राइस ट्यूब का भी कंफर्मेटिव है। एक्सरे ट्रैकियोस्टोमी, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का भी कंफर्मेटिव मेथड है। एक्सरे फ्रैक्चर का भी कंफर्मेटिव मेथड है। एक्सरे प्लूरल इफ्यूजन का भी कंफर्मेटिव मेथड है। एक्सरे न्यूमोथोरेक्स का भी कंफर्मेटिव मेथड है। न्यूमोथोरेक्स का मतलब ऐसे बहुत सारे कंडीशन है जहां एक्सरे जो है इज अ वर्क एज ए कंफर्मेटिव मेथड। थैंक यू एवरीवन फॉर योर ट्रू हार्टेड लव। ओके फाइन। अब बच्चों एक और मजेदार एमसीक्यू मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक खूबसूरत इंसान यहां पर दिख रहा है, और एक बात आपको बता देता हूं, नॉर्सेट का जब पेपर बनता ना, तो नॉर्सेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज होता है, उन बॉडीज की इंफॉर्मेशन एज ए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हमें होनी चाहिए। वहां से 2 एमसीक्यू निकालते हो, वहां से 2 एमसीक्यू निकालते हैं। मैंने इस पुरुष का फोटो पुट किया है और मैं लिखा है, हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? ध्यान से सुनना, भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? ये मैंने आपके सामने पुट किया है, और उस गवर्नर का नाम क्या बच्चों? मिस्टर शक्तिकांत। देखिए, शक्तिकांता दास, शक्तिकांता दास, बिल्कुल कंचना अतुलकर, शक्तिकांता दास। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आरबीआई के गवर्नर के बारे में तो क्वेश्चन पूछेंगे, तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को तो आंसर आना चाहिए। दैट्स व्हाई आई वाज पुटेड हियर। शक्तिकांता दास, आप बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन हो, आप मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के सिलेक्शन में रोल प्ले करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आपका नाम शक्तिकांता दास है और आप आरबीआई के गवर्नर हो, आप आरबीआई के गवर्नर हो। आंसर पता होगा ना? ओके फाइन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ले चलता हूं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? अगेन मैच द फॉलोइंग एमसीक्यू। अगेन, अभी आपको नोटबुक और पेन फिर लीजिएगा मेरे बच्चों।
नोटबुक और पेन को लेके बैठिएगा। शक्तिकांता दास तो चले गए गवर्नर बन के, हमें कुछ कमिटीज का पता लगाना है। मैच द फॉलोइंग नेम ऑफ द हेल्थ कमिटी इन इंडिया। मैंने लिखा है भोरे कमिटी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी। मैंने बी में लिखा मुदलियार कमिटी, कमिटी ऑफ द एमपीडब्ल्यूएस अंडर हेल्थ फैमिली प्लानिंग। मैंने लिखा है जंगल वाला कमेटी, कमेटी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द हेल्थ सर्विस। मैंने लिखा है करतार सिंह कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। निकालिएगा अपना पेन, निकालिएगा अपना पेन और नोटबुक में आंसर लिखिएगा। शुक्रिया गनानवेल वी, थैंक यू माय डियर। क्विक आंसर पुट करिएगा बच्चों। मैच द फॉलोइंग नेम ऑफ द हेल्थ कमेटी इन इंडिया। वी हैव 4 मैच द फॉलोइंग ऑप्शन। शुक्रिया रीना, थैंक यू मेरा बच्चा आर्यन, आर्यन शुक्रिया। 4 ऑप्शन है बच्चों, मैच करिएगा। नोटबुक निकालिए, मैंने आंसर पुट नहीं किया है, मैं ऐसे आंसर पुट नहीं करूंगा। आपको पहले मैच द फॉलोइंग में सही आंसर बनाना है, फिर मैं ऑप्शन दे दूंगा फिर ऑप्शन दे दूंगा, आप आंसर पुट कर देना। फटाफट आंसर लिखिएगा बच्चों, मैच करिएगा। ऑप्शन आपके सामने है ए, बी, सी और डी। अब आप राइट आंसर पुट करिएगा। राइट आंसर पुट करिएगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू मिल्ली सुना, शुक्रिया मेरा बच्चा। आपका प्यार ही मेरा नोबेल प्राइज है। आपका सिलेक्शन जो है, आप सेलेक्ट होके ब्लैक वाले गुलाब जामुन लेके जिस दिन आ जाओगे ना मेरे बच्चों, वही मेरा नोबेल प्राइज है, मेरा प्राउड मोमेंट है। और जो खुशी आपसे मिलती मुझे और कहीं नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं मेरे स्टूडेंट मेरे वर्ल्ड, मेरे लाइफ के वो हिस्सा है जो हमेशा मुझे पॉजिटिव एनर्जी देता है, और उसकी वजह से आज आपका जेएनसी वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक हो चुका है। और इसी मेहनत को कंटिन्यू रखेंगे बच्चों। आपने सी आंसर लिखा है, बट यहाँ बी आंसर आपका देखिएगा, बी ध्यान से देखिएगा, बी जो राइट है। भोरे कमिटी जो है आपको पता होगा हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के रूप में जाना जाता है। मुदलियार कमेटी जो है हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है। जंगलवाला कमेटी जो है ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि कमेटी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस। और बच्चा डी करतार सिंह को हम कमेटी ऑफ एमपीडब्ल्यूएस के रूप में जानते हैं बच्चों। थोड़ी सी मिस्टेक हुई क्योंकि नाम थोड़े ट्रिकी है, मेरे बच्चे थोड़े परेशान जरूर हुए होंगे, बट कमेटी इससे बाहर नहीं है, इन्हीं में से पूछना है। ज्यादा तक जो है भोरे, मुदलियार, जंगलवाला, करतार सिंह, बड़े जबरदस्त नाम है बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं बच्चों। ए क्लाइंट इज एडमिटेड विद द बर्न इंजरी, मतलब बर्न का भी एक क्वेश्चन बनता है ना एम्स में। ए क्लाइंट इज एडमिटेड विद द बर्न इंजरी टू बोथ ऑफ हिज अपर एक्सट्रीमिटीज, मतलब दोनों अपर एक्सट्रीमिटीज जली हुई है, दोनों अपर एक्सट्रीमिटीज जली हुई है। द क्लाइंट इज एडमिटेड विद द बर्न इंजरी टू बोथ ऑफ हिज अपर एक्सट्रीमिटीज। What is the total body surface area affected for this patient according to the rule of 9? Rule of 9 कितना पार्ट, कितना परसेंटेज जो है वो पेशेंट जो है बर्न हुआ है, बर्न हुआ है। क्लाइंट जो है बर्न इंजरी के साथ आया, दोनों ऊपर के हाथ जले हुए हैं। अब आपको आंसर लिखना है बच्चों, आपको आंसर लिखना है। मैंने 9% लिखा है, मैंने 18% लिखा, मैंने 36% लिखा है, मैंने 27%। देखिए ये पर्सन है, ये उसकी गर्दन है, ये उसकी बॉडी है, ये उसका राइट लेग है, ये उसका लेफ्ट लेग है, ये उसका बड़ा ब्लेजर पहना हुआ है, ये उसका राइट हैंड है, ये उसका लेफ्ट हैंड है। अब राइट हैंड जो है ये आगे से जो है 4.5% होता है, और पीछे से भी 4.5% है। इधर फ्रंट में 4.4, बैक साइड में 4.5% है बच्चों। और अब आपके सामने बाकी अपर और लोअर की मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। आपने क्या आंसर लिखा होगा? 18% आप लिख रहे हैं, क्या बात है, 18% आपने लिखा है। कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं, कभी कभी आपने सुना बच्चों पार्कलैंड, कभी कभी आपने सुना है पार्कलैंड फॉर्मूला। ये पार्कलैंड जो फॉर्मूला है ना, ये कहता है कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया इनटू वेट इन केजी इनटू 4 ml है वो रिंगर लैक्टेट। ये फॉर्मूला जो है इसमें टोटल जो काउंट का हाफ जो है 8 आवर्स में देना है, और रिमेनिंग जो हाफ है वो 16 आवर्स में देना है बच्चों। ये होता है फ्लूइड कैलकुलेशन बर्न वाला।
कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि पार्कलैंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कभी कभी आपके पास टोटल बॉडी सरफेस एरिया दिया होता है, वेट इन केजी दिया होता है, तो हमें आरएल को यूज करना 4 ml को डिवाइड करके आधा फ्लूइड 8 घंटे में देना है, बचा हुआ आधा फ्लूइड हमें 16 घंटे में देना होता है। इस फॉर्मूले को कहते हैं पार्कलैंड फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं बच्चों? पार्कलैंड फॉर्मूला। कभी कभी क्वेश्चन फॉर्मूले के रूप में मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को पूछा जा सकता है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए। हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मतलब ये पेपर में छप गया है, ये पेपर में छप गया है मेरे बच्चों 2022 में कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, भारत के हेल्थ मिनिस्टर कौन है। हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैंने ऑप्शन लिखा है डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। मैंने ये लिखा है बच्चों द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। और डी में लिखा है मनसुख मांडविया, मनसुख मांडविया। बच्चों मैं यह क्लियर कर देता हूं, यहां पर बड़े एमसीक्यू है, एक एमसीक्यू नॉर्सेट के पेपर में आएगा। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू आराध्या। और हर्षवर्धन जो है एक्स हेल्थ मिनिस्टर है। तो मांडिया साहब, मनसुख मांडिया साहब गुजरात से है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री है, जिसको हम लोग हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। मुर्मू राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। देखिए बच्चों, ये अभी अभी चुनाव जीत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने। ये गलती मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर नहीं करना, आपको दोनों के नाम पता होना चाहिए। धनखड़ साहब, धनखड़ साहब जो है उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है। द्रौपदी मुर्मू शी इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रपति है बच्चों, राष्ट्रपति। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके मांडिया साहब। अब एक इमेज जो है नॉर्सेट में कई बार पूछ लिया है, नॉर्सेट क्या करता है, उस इमेज से बड़ा प्यार करता है। तो मुझे लगा कि मेरे बच्चों को पता होना चाहिए, जिस एमसीक्यू से नॉर्सेट मोहब्बत करता है वो एमसीक्यू जेएनसी के बच्चों को आना ही चाहिए। मैंने एक फोटो यहां पुट किया है, फोटो पुट किया, एक डिवाइस आपको दिख रही है, एक डिवाइस जो है ये आपको दिख रही है। आप मुझे इस डिवाइस का नाम पुट करिएगा, आप मुझे इस डिवाइस का नाम पुट करिएगा। बिल्कुल पुष्पांजलि उड़ीसा से ही है, अमित मिश्रा। थैंक यू अमित, यू ऑलवेज लव अ लॉट। अमित फ्रॉम यूपी, थैंक यू मेरा बच्चा। देखिए यहां पर एक इमेज मैंने पुट किया है, सुनानिता मुड्डिली 30 रुपीज डोनेट किया, शुक्रिया। इस डिवाइस का नाम लिखिएगा मेरे बच्चों, प्रियंका। इस डिवाइस का नाम स्पायरोमेट्री लिख रहे हैं, स्पायरोमेट्री लिख रहे हैं आप। नॉर्सेट का पसंदीदा एमसीक्यू फाइंड आउट करना है, बिल्कुल। इंसेंटिव स्पायरोमीटर बोलते हैं बच्चों, इंसेंटिव स्पायरोमीटर के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग वाले पेशेंट हमेशा ऐसे गोद में लिए बैठे छोटे बच्चों के अंदर फूंक लगाते हैं, फिर वो डिवाइस में कुछ ऊपर नीचे कुछ मूवमेंट होते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, एक्चुअली ये मैकेनिकल डिवाइस है, ये मैकेनिकल डिवाइस जिसका नाम है स्पायरोमीटर, और प्रमोट करती है मैक्सिमम इंस्पायरेशन एंड लूजन सिक्रेशन। एक्चुअली क्या होता है, जब हम इसमें फूंक लगाते हैं ना, ये बॉल ऊपर आती है, और छोटा बच्चा कैसे ऐसे फूंक लगा के देखते हैं, तो एक बॉल ऊपर आएगी, अगली बार एक लंबी सांस अंदर लेगा, फिर फूंक लगाएगा, फिर बॉल और ऊपर जाएगी, तो आपका सिक्रेशन निकल जाएगा और इंस्पायरेशन बढ़ेगा, मैक्सिमम इंस्पायरेशन होगा और लूजन योर सिक्रेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। इसके अलावा पोजीशन में सिटिंग अपराइट, दो पोजीशन हम यूज कर सकते हैं, दो पोजीशन हम यूज कर सकते हैं। इनहेल स्लोली टू राइज, मेंटेन फ्लो रेट, इंडिकेट बिटवीन 600 to 900 मार्क्स। आपको 600 to 900 मार्क्स पर ये फ्लो रेट जो है मेंटेन करना है, और याद रखना ब्रीथ को होल्ड करना 5 सेकेंड, देन एक्सेल थ्रू योर पर्स लिप। आपने सुना है CO2 को बाहर निकालना बच्चों। देन रिपीट दिस प्रोसेस फॉर 10 टाइम्स पर आवर, दिन में 4 बार रिपीट कर सकते हो, और मेनली इसका पर्पज है
पर्पज देखिए, मेनली इसका पर्पज है टू प्रिवेंट एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस का मतलब होता है कोलैप्स ऑफ लंग्स, कोलैप्स ऑफ लंग्स, लंग्स का कोलैप्स होना एटेलेक्टेसिस कहलाता है। मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। तो ये डिवाइस का नाम है स्पायरोमीटर। क्या नाम है? स्पायरोमीटर। 10 टाइम रिपीट कर सकते हो पर आवर में, 10 बार, 10 टाइम हम रिपीट कर सकते हैं बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ध्यान से सुनना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इफ फायर ब्रेक आउट इन योर वार्ड, आपके वार्ड में आग लग गई, ध्यान से सुनना। इफ फायर ब्रेक आउट इन योर वार्ड, फर्स्ट एक्शन यू टेक, सबसे पहले कौन सा एक्शन आप लोगे? ये एमसीक्यू है। इफ फायर ब्रेक आउट इन योर वार्ड, फर्स्ट एक्शन क्या आप लोगे मेरे बच्चों? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं। देखिए, कॉल 101 फायर ब्रिगेड, शट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, डू यूज द फायर विथ फायर एक्सटिंग्विशर, इवाक्वेट द पेशेंट फ्रॉम द वार्ड, पेशेंट को वार्ड से इवाक्वेट करोगे, वार्ड से इवाक्वेट करोगे। 4 ऑप्शन है मेरे बच्चों के पास, एक सही आंसर पुट करना है। कॉल 101 फायर ब्रिगेड, शट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, डू यूज द फायर विद द फायर एक्सटिंग्विशर, इवाक्वेट द पेशेंट फ्रॉम द वार्ड। क्या बात, अरे रेस नहीं लिखो मेरा बच्चा, ऑप्शन कौन सा वो लिखिएगा। ABCD में से कौन सा ऑप्शन है वो आपको आंसर में लिखना है। कॉल 101 फायर ब्रिगेड, शट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, डू यूज द फायर विद द फायर एक्सटिंग्विशर और इवाक्वेट द पेशेंट फ्रॉम द वार्ड। डी लिखा आपने, बिल्कुल मैं आपको याद दिला देता हूं, डी आपका सही आंसर है। सबसे पहले हमें क्या करना, रेस जो है ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना, रेस। रेस में सबसे पहले क्या करोगे, रेस्क्यू एंड रिमूव क्लाइंट। जब भी आपके वार्ड में आग लग जाए ना, पेशेंट को बाहर निकालो बच्चों, वो भाग नहीं सकता है, वो दौड़ नहीं सकता है, उसके तो ऊपर ड्रिप लगा हुआ है, रिस्ट्रेन किया होगा, पता नहीं क्या क्या डिवाइसेस प्लेस किया होगा, तो उसको रेस्क्यू करना है। देन ए से लिखना एक्टिवेट, अलार्म को एक्टिवेट करो ताकि आग बुझाने वाले सब आ जाए। देन कन्फायर, फायर बाय द क्लोजिंग डोर विंडो एंड टर्निंग ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रिकल। फिर आपको आग जिससे लग सकती है, लाइक ऑक्सीजन है तो बंद कर दो, क्योंकि ऑक्सीजन आग को और भड़काने का काम करता है। ऑक्सीजन जैसे कांटेक्ट में आएगा आग और बढ़ेगी। शुक्रिया प्रियंका, 40 रुपीज। देन एक्सटिंग्विश फायर बाय यूजिंग एक्सटिंग्विशर, मतलब आग बुझाने वाला आग यंत्र, अग्निशमन यंत्र है ना, उससे हमें आग को बुझाने में मदद करना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि जब भी आपके वार्ड में आग लग गई तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करोगे? ज्यादातर बदमाश भाग जाते हैं, हमें पेशेंट को बचाना है। हम जब लैंप लाइटिंग सेरेमनी करते ना कि शपथ लेता हूं या शपथ लेती हूं, शपथ को याद रखना, प्लेस को याद रखना बच्चों। अगेन एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नॉट सेट का बच्चों, फोटो आपके सामने, आप इस फोटो को देखिएगा और आंसर पुट करिएगा कि ये क्या है। एक्चुअली व्हाट इज इट, एक्चुअली व्हाट इट इज माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। क्या नाम इस डिवाइस का? What is the name of the device, future nursing officers? Try to put the right answer, everyone. Quick answer, quick answer. गुड्डल एयरवे, क्या बात है, गुड्डल एयरवे, इसको कहते हैं ऑरोफेरेंजियल एयरवे। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला एमसीक्यू। गुड्डल एयरवे आपको दिख रहा होगा, डिफरेंट कलर कोड का गुड्डल एयरवे आपके सामने दिख रहा है। मेजर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द इंसाइजर, आप देख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ इंसाइजर से लेके एंगल ऑफ मैंडिबल, एंगल ऑफ मैंडिबल तक हमें मेजर करना है और इतना ही डिवाइस हमें इंसर्ट करना है। मतलब ये इंसाइजर बीच का है और एंगल ऑफ मैंडिबल है, यहां से लेके यहां एंगल तक मेजर करना, मेजर करना, उतना ही इंसर्ट करना, उतना ही इंसर्ट करना है। अब मेंटेन ऑन ओपन पेशेंट एयरवे। तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, बट जैन-सी के बच्चों को ये भी पता है गुड्डल एयरवे बोलते हैं, बिल्कुल ऑरोफेरेंजियल एयरवे कह सकते हैं। एयरवे मेंटेन करने का पर्पस है। बहुत बढ़िया, सुपर पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट वन देखिएगा,
नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एसोसिएटेड विद द एड्स। मैंने आपको बड़ा हिंट दिया था कि कौन सी कंडीशन एड्स के साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर, कपोसी सार्कोमा, बर्केटीज लिम्फोमा, या तीनों सही है, या तीनों सही है। या आपको आंसर पुट करना बच्चों, या तीनों सही है। देखिए एड्स जो है एचआईवी की वजह से होता है। एचआईवी आरएनए, जिसको रिट्रोवायरस कहते हैं, रिट्रोवायरस कहते हैं, ये नालायक वायरस जाकर के एचआईवी करता है और ये जाके CD4 सेल के साथ बाइंड हो जाता है, बाइंड हो जाता है। तो कौन सी डिजीज जो है एसोसिएटेड विद द एड्स है बच्चों? एड्स में क्या होता है? वीक हो जाता है। क्या वीक हो जाता है? इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और इम्यूनिटी जब आपको वीक हो जाएगी तो कोई भी अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन आपको स्प्रेड कर सकता है। उसमें से एक यहां पर आंसर है बी, आप लिख रहे हो, बी आप लिख रहे हो। मैं बता देता हूं बच्चों आपको, कपोसी सार्कोमा जो है पर्पलिश रेड लीजन है, इंटरनल ऑर्गन, और इसको मोस्ट कॉमन कैंसर एसोसिएटेड विद द एड्स। यदि यहाँ कपोसी सार्कोमा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यदि कपोसी सार्कोमा ऑप्शन नहीं आता तो नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा सेकंड मोस्ट कॉमन है। मैंने जिक्र किया था, मैंने आज के सेशन में जिक्र किया था, हॉडकिंस और नॉन हॉडकिंस मैंने कहा था। हॉडकिंस नेक से स्टार्ट होता है, सिस्टमेटिक स्प्रेड, थैंक यू श्रद्धा, सिस्टमेटिक स्प्रेड होता है एक से दूसरी लिम्फ नोड, दूसरी से तीसरी लिम्फ नोड। बट ये मत भूलना नॉन हॉडकिंस तो रैंडम स्प्रेड होता है। तो नॉन हॉडकिंस जो है, जिसके अंदर मैंने कहा था रीड स्टर्नबर्ग सेल जो है वो फाइंड आउट, सॉरी वो हॉडकिंस में होता है। नॉन हॉडकिंस जो है सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप। इसके अलावा बर्केटी लिम्फोमा है, वो वेरी फास्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ कैंसर है। और बाकी इसके अलावा एक बड़ा फेवरेट एमसीक्यू जो आजकल के एग्जाम में फिर ट्रेंडिंग बना हुआ है, और क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नॉर्सेट 2022 के पर्पस से आपको देखना होगा बच्चों। फोटो में पुट कर रहा हूं, शुक्रिया जशोदा, फोटो में पुट कर रहा हूं। मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस इमेज को देख करके बताइएगा, फाइंड आउट करना, फाइंड आउट करना क्या है ये, क्या इस वीडियो को देखना, इस वीडियो को देखना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, यहां पर इस वीडियो पे फोकस रखना। व्हाट इज इट, व्हाट इज इट? आप देखेंगे, आप देखेंगे लगातार या कुछ मूवमेंट होगा या एयर भरा जा रहा है, या एयर भरा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कौन सा सिम्टम है, कौन सा सिम्टम है, दैट यू कैन सी, दैट यू कैन सी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, यू कैन सी एवरीवन, एयर पुश किया जा रहा है, मूवमेंट, मूवमेंट देखिएगा, मूवमेंट देखिएगा, जैसे जैसे एयर पुश किया जा रहा है या मूवमेंट को वॉच करिएगा। ये कौन सा साइन है, ये कौन सा साइन है? मतलब आपको बीपी का प्लेस करने के बाद में उसमें जब एयर को पुश किया तो आपका डिस्टल बॉडी पार्ट जो था, हाथ जो था, वो थोड़ा मूव किया, वो मूव किया, मतलब उसमें स्पाज्म दिखा, उसमें स्पाज्म दिखा। इस सिम्टम का नाम क्या मेरे बच्चों? दैट इज अ पॉजिटिव ट्राउजर साइन। वेरी नाइस, सुपर पार्टिसिपेशन। आपने सुना है हाइपोकैल्सीमिया, आपने सुना है हाइपोकैल्सीमिया, आपने सुना है टिटनी, आपने सुना है स्पाज्म। समझ जाना, ये कैल्शियम, जो कैल्शियम होता है ना, ये 8.5 से 11 mg/dl होता है और 4 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ये नॉर्मल कैल्शियम है। कैल्शियम कम होगा टिटनी होगा, टिटनी में स्पाज्म होगा, स्पाज्म में कार्पोपेडल स्पाज्म होगा, और हमें देखना है कि पेशेंट को ट्राउजर्स और चुआस्टिक साइन। तो ये जो है ये पॉजिटिव ट्राउजर साइन है। मैं लिखा यहाँ पर, had adopt characteristic positive when BP cuff is infected above the systolic within 3 minutes। सिस्टोलिक कितना था? 120। 120 से ज्यादा जैसे ही प्रेशर डालोगे तो आपका हाथ जो है इस तरीके के मूवमेंट करेगा। द साइन वी कैन से पॉजिटिव ट्राउजर। एक होता है चिवास्टिक साइन, एक होता है चिवास्टिक साइन। और चिवास्टिक साइन में क्या होता है, हम पेशेंट के चीक पे ऐसे मारते हैं तो उधर की मसल्स में क्या होगा? स्पाज्म होगा। उधर की मसल्स में क्या होगा? स्पाज्म होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, अब आपको समझ में आ रहा है इस तरीके के क्वेश्चन कैसे छोड़े। नॉर्सेट के क्वेश्चन को हम नहीं छोड़ सकते। नॉर्सेट पूछेगा, हमारे पास आंसर होगा, हमारे पास आंसर होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ओके फाइन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन मैंने पुट करने से पहले लिखा है कि ईयर जो है ना, ऑर्गन मोस्ट डैमेज इन द बॉम्ब एक्सप्लोशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बम जब भी फटता है, बम फटता है तो कान जो है उसका पर्दा फटता है। सिंपल तरीका,
अभी आपके कान पे कोई खींच के थप्पड़ मारे ना, तो एयर एकदम कहां एंटर करेगी? कान में। निकलने की जगह नहीं है, ईयर ड्रम क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन कैसे पूछेंगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, कि कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है बॉम्ब एक्सप्लोशन में? एक और क्वेश्चन, लास्ट डाइड ऑर्गन आफ्टर डेथ। आप किसी भी पर्सन की डेथ होती है तो सबसे लास्ट कौन सा ऑर्गन डाई होता है? तो आपको आंसर लिखना ईयर। ये भी क्वेश्चन पूछेंगे। लास्ट ऑर्गन डाई आफ्टर डेथ, मतलब डेथ होने के बाद सबसे लास्ट में कौन सा ऑर्गन जो है वो डाई होता है? तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों? ईयर लिखना है। कान जो है ना, ये आपका पेरिफेरल सेंसरी ऑर्गन है। पेरिफेरल का मतलब बाहर, साइड में, पेरिफेरल सेंसरी ऑर्गन है। ये नालायक सबसे लास्ट में डाई होता है डेथ होने के बाद। देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, इसलिए याद रखना। एक क्वेश्चन और लिखा है, टिनिटस मतलब नॉर्सेट की फिर याद दिलाई। नॉर्सेट पूछेगा, नॉर्सेट पूछेगा, 2022 ही पूछेगा टिनिटस के बारे में, तो क्यों ना हम जिक्र ना करें। पहली बात तो सब्जेक्टिव साइन है। सब्जेक्टिव का मतलब पेशेंट हमें बताएगा, हमें तो पता नहीं चलता। पेशेंट कहेगा कान में घंटी बज रही है। कान में घंटी बजना, रिंगिंग साउंड इनटू द ईयर को हम क्या कहते हैं बच्चों? टिनिटस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टिनिटस कहते हैं, सेंसेशन ऑफ साउंड इनटू द ईयर। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों। इसके अलावा टिनिटस जो है मोस्ट कॉमन कंप्लेन है पेशेंट के इनर ईयर के डिसऑर्डर का। कान के अंदर की कोई भी प्रॉब्लम है तो टिनिटस सबसे कॉमन वहां पर ये सिम्टम के रूप में उभर आता है। ध्यान से देखना बच्चों। नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस, आपको डीजे के सामने 1 घंटा नचा दिया जाए तो अगले 1 घंटे तक कान में घंटियां बजती है। यस सुनो, तो नॉइज की वजह से हियरिंग लॉस हो रहा है। नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस होता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। इसके अलावा लिखा है मैनियस डिजीज। इसमें हम लोग ट्राइड सिम्टम पढ़ते हैं। ट्राइड में 3 चीजें, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, वर्टाइगो, वर्टाइगो और याद रखना टिनिटस। वर्टाइगो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वर्टाइगो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो याद रखना। इसके अलावा डिगॉक्सिन टॉक्सिटी, सैलिसाइलेट पॉइजनिंग और वी कैन से एस्प्रिन या लॉन्ग टर्म यूज ऑफ लेसिक्स। एक क्वेश्चन यहां से पूछेंगे कि किसकी टॉक्सिसिटी से, डिगॉक्सिन टॉक्सिटी क्या कॉज कर सकता है? तो आपको आंसर लिखना है डिगॉक्सिन टॉक्सिटी टिनिटस कर सकता है, सैलिसाइलेट पॉइजनिंग टिनिटस कर सकता है, लॉन्ग टाइम यूज ऑफ लेसिक्स टिनिटस कर सकता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। इवन मैनियस डिजीज का तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ही। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। टिनिटस का क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके फाइन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं कि आइडियल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट, आइडियल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट। यहां पर आप देख सकते हैं ये पेशेंट है प्रेग्नेंट, ये है नर्सिंग ऑफिसर, ये है नर्सिंग ऑफिसर। मैंने आपसे पूछा है आइडियल नंबर, आइडियल नंबर याद रखिएगा, आइडियल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट, कितनी एंटीनेटल विजिट जो है वो नॉर्मली होना चाहिए, होना चाहिए। मैंने कहा 12 to 14, 6 to 8, 7 to 9, 10 to 11। मैं आपको ये भी बताऊंगा कब होनी चाहिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा कब होनी चाहिए। आइडियल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है, आपको एक राइट आंसर पुट करना ऑप्शन के अंदर। बेटो फटाफट आंसर लिखिएगा, फटाफट आंसर लिखिएगा। आइडियल नंबर मैं आपको बताऊंगा बच्चों, गलत मत लिखना, गलत मत लिखना रे मेरे बच्चों। आपने 10 से 11 क्यों लिखा? आपको 12 से 14 याद करवा रहा हूं, आपको 12 से 14 याद करा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, कहानी समझना, कहानी समझना। 12 से 14 कैसे याद करा रहा हूं? आइडियल शेड्यूल फॉर द एंटीनेटल विजिट शुड बी मंथली, एवरी 4 वीक अप टू 28। ध्यान से सुनना बच्चों, मंथली जो हम आइडियल विजिट करेंगे हर 4 वीक, 4 वीक में 1 महीना होता है, 4 वीक में 1 महीना होता है, और ये 28 वीक तक करोगे, और 28 वीक तक करोगे तो विजिट कितनी होगी बच्चों? 7। विजिट कितनी होगी? 7 एवरी 4 वीक अप टू 28। 28 वीक प्रेगनेंसी तक आप करोगे तो विजिट कितनी होगी? 7। विजिट कितनी होगी? 7। ध्यान से देखिएगा। देन 2 वीकली विजिट, फिर वीकली विजिट 2 करना है, वो 28 एंड 36 वीक पर। तो 28 और 36 वीक पर 2-2 वीक जोड़ेगा,
28 बाद 30, 32, 34, 36, कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी हो गई? 4 हो गई। इसके बाद लिखा है वीकली विजिट फ्रॉम 36 वीक ऑनवर्ड, मतलब 36 वीक से वीकली विजिट। नॉर्मली हम फुल टर्म प्रेगनेंसी 40 वीक की कंसीडर करते हैं। नॉर्मली हम फुल टर्म प्रेगनेंसी 40 वीक की कंसीडर करते हैं। मैंने क्या कहा? वीकली विजिट फ्रॉम 36 वीक, तो आपको कितना हो गया? 4 हो गया। अब जोड़ लीजिएगा कितना हो गया? 8 और 7, लगभग देखोगे 15 के आसपास जा रहा है। 15 के आसपास जा रहा है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो दिस मींस टोटल 12 to 15 होता है। अब आपका जो मैं आंसर पुट किया उसमें 14 करेक्ट है। टोटल आपसे पूछे, मैंने हिसाब किताब दे दिया है, ये हिसाब देख लेना बच्चों, पेंडिंग नहीं रखना। हिसाब देख लेना कि टोटल विजिट 12 से 15 होता है, 12 से 14 मैंने करेक्ट किया है। क्यों होता है ये हिसाब यहाँ लिख दिया बच्चों, और आपको याद रखना। बाकी WHO जो रिकमेंडेड करता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है कि यार एटलीस्ट 4 विजिट तो होनी चाहिए। WHO कहता है 4 विजिट में, जितना पहली 16 वीक पे, दूसरा 24 से 28 वीक पे, फिर 32 वीक पे, फिर 36 वीक पे। तो WHO तो इधर कहता है कि 4 विजिट करने का 4 विजिट करने के भारत का WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता बच्चों। तो डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो मेरे बच्चों कैसी लगी आज की ये टाइगर क्लास? मेरे टाइगर्स ने बहुत सुपर डुपर इस क्लास को अटेंड किया। मैंने मेरी कोशिश की कि मैं आपको वो कंटेंट दूं जो नॉर्थ सेट का दरवाजा ओपन करे। आपने पिछले 4 घंटों की क्लास में जबरदस्त पेशेंस रखा, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने बहुत सम्मान, प्यार और इस 4 घंटे की क्लास में दिखाया। सच में आप सबको दिल से शुक्रिया। आज 5000 लाइक का जो रिकॉर्ड था, हम ऑलमोस्ट उसके पास पहुंचे, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। और याद रखना मेरे बच्चों, मैं रुकने वाला नहीं हूं। कल सुबह 8 से 10 बजे सीधा क्रैश कोर्स के बैच से लाइव आऊंगा आपके साथ। 10:30 बजे से कुमाऊं सर इमरजेंसी की क्लास लेके आ रहे हैं आपके लिए। ये तो पहला टाइगर क्लास था। मैं जल्दी मुलाकात करूंगा सेकेंड टाइगर क्लास के साथ। अभी तो बहुत कुछ देना बाकी है। आप भी तैयार रहिएगा, सेकेंड टाइगर की डेट डिक्लेयर करूंगा, उस दिन फिर मुलाकात करूंगा आपसे 4 आवर। बचा हुआ मेरे पास जो कंटेंट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया, वो कंटेंट आपको फिर डिलीवर करूंगा। तो आपको लगातार इस पेशेंस, इस प्यार को बनाए रखना है, और अब आपको रेस्ट करना, फिर पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। मेरी ये कोशिश आपके लिए हमेशा जारी रहेगी। आप जेएनसी का भरोसा रखिएगा, जेएनसी पे भरोसा रखिएगा। जेएनसी हमेशा आपके हित के लिए अच्छा करने की कोशिश करेगी। जल्दी ही फिर मुलाकात करूंगा एक नई एनर्जेटिक सेकंड टाइगर क्लास के साथ। तब तक आप सब इस क्लास को कंटिन्यू बनाए रखिएगा, अपना प्यार लगातार बनाए रखिएगा, मेहनत जो है कंटिन्यू करते रहिएगा। बिल्कुल आपका थैंक यू लगातार मुझे मिल रहा है। लव यू टू ऑल द फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।